Now we will see policies. नीतियाँ. पॉलिसी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग. नियोजन का एक तत्व जो है वो नीतियाँ होती है. नीतियाँ या पॉलिसीज़ दैट आर द जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स है जो कि क्या कर रही है, निर्णय लेने के लिए सहायक होती है, निर्णय लेने में मदद करती है. नीतियाँ क्यों बनाई जाती है? नीतियाँ इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम खड़ी खड़ी या हर बार आती है, रिपीट होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया जाता है जो हर बार क्या हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करे. सो पॉलिसीज़ आर continue directing principle for the solution of repeating problems or recurring problems. So these policies are decide during the planning. ठीक है, ये प्लानिंग और नियोजन जब हम करते हैं तब पॉलिसीज़ भी हम नीतियाँ भी बना लेते हैं. और ये जो है आगे जाके कोई भी डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो उसमें ये नीतियाँ या पॉलिसीज़ सहायक होती है. नाउ आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिसी. For example, selection policy. For example, purchase policy. Example, sale policy. So all these are the policies. ठीक है, हर एक संस्था की कुछ नीतियाँ होती है और वो नीतियों के हिसाब से ही वो संस्था क्या करती है, कार्य करती है. Now I will give you an example of selection policy. For example, in selection policy, management will decide that how an employee should be selected. अब सिलेक्ट करने के कई तरीके होते हैं कि अब मैनेजमेंट क्या करे, या तो इंटरव्यू ले, पर्सनल इंटरव्यू, और मैनेजमेंट जीडी ले रख सकती है, ग्रुप डिस्कशन रख सकती है सिलेक्शन के लिए, देन शॉर्ट आउट कर सकती है और एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकती है. और चाहे तो जो है कोई भी प्रोसीजर ना रख के सीधे क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए ये डिसाइड कैसे हो रहा है. एक पॉलिसी बनाई जाएगी, उसमें पहले से कर दिया जाएगा कि जब भी कोई सिलेक्शन होगा, कोई भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन होगा, तो किस पॉलिसी को क्या नीति अपनाना है और किस तरीके से उसको सिलेक्ट करना है. अगर आपने एक बार डिसाइड कर ली सिलेक्शन पॉलिसी में कि हम जीडी रखेंगे, तो हर साल क्या होगा, जब भी सिलेक्शन होगा तो एम्प्लॉयज़ को जो है जीडी या ग्रुप डिस्कशन के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा. सो सिलेक्शन का भी यहाँ प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर को भी क्या हो जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा. ये एक एग्जाम्पल था सिलेक्शन पॉलिसी का. नाउ आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ परचेज पॉलिसी. इन परचेज पॉलिसी अ मैनेजमेंट डिसाइड्स विच क्वालिटी ऑफ गुड्स शुड बी परचेज्ड, एट वॉट टाइम द गुड्स शुड बी परचेज्ड, इन वॉट क्वान्टिटी द गुड्स शुड बी परचेज्ड, एंड वॉट विल बी द प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग. तो ये सब जो डिसीजन है ये किस में आएंगे, परचेज पॉलिसी में. सेल पॉलिसीज़ में डिसाइड किया जाएगा हाउ मच कैश सेल शुड बी डन और हाउ मच क्रेडिट सेल अलाउड. ऑल दिस विल कम इन द सेल्स पॉलिसी. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉलिसीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. दिस परचेज पॉलिसी, सेल पॉलिसी आर द कॉमन एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पॉलिसीज विच इज़ framed by the management for the smooth working and for solving the recurring problem or recurring situation. Now we will see the next component, and that is procedure, कार्यविधि. कार्यविधि, जैसे कि नाम सजेस्ट हो रहा है, ये कार्य करने की विधि बताती है. सो द प्रोसीजर्स गाइड द प्रोसेस ऑफ एक्शन. कोई भी कार्य करने की क्या प्रक्रिया होगी वो कौन बताएगा, कार्यविधि बताएगी. कार्यविधि के अंदर क्या होता है, एक ऐसा प्लान बनाया जाता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए किन किन सीक्वेंस को फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है. और उस स्टेप को बनाने के साथ साथ उसमें ये भी डिसीजन ले लिया जाता है कि हर एक स्टेप का कार्य या काम किसको दिया जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी और उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा. मतलब हर एक स्टेप पे कितना जो है समय लगने वाला है किसी कार्य को करने के लिए, ये भी जो है कार्यविधि के अंतर्गत आता है. तो प्रोसीजर के अंदर इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड दैट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क,
and the time at each step of doing the work is also decided in the procedure. So procedure is nothing but it is a process or sequence of steps which should be followed for a particular work. नेक्स्ट कंपोनेंट आर मेथड्स, पद्धतियाँ। पद्धतियों को इसलिए बनाया जाता है कि किसी भी कार्य को करने के तरीके को जो है उसको सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कार्य को कैसे किया जाएगा। हर एक कार्य के लिए एक अलग पद्धति होती है। सो दे आर डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। एक कार्य को अलग अलग पद्धतियों से नहीं किया जा सकता है, आपको किसी एक पद्धति का ही चयन करना होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी एक वर्क को ले रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट मेथड में अवेलेबल, बट आपको एक ही मेथड को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, सिलेक्टिंग ऑफ प्रॉपर मेथड या सही पद्धति को चुनने से क्या होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, आपके जो है मेहनत बचेगी और कुशलता में वृद्धि होगी। सो स्टैंडर्डाइजिंग अ मेथड or selecting a proper method for doing a particular work will help you to save time, money, effort and also increases efficiency. Now there are different methods for different works. और मेथड जो होती है वो उसका स्कोप नैरो होता है, प्रोसीजर का स्कोप क्या होता है, वाइड होता है। मेथड जो है हर एक कार्य के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए, एक सेक्शन के लिए अलग होती है। Now I will give you an example of method. यहाँ मैं आपको एक मेथड का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में किसी हायर लेवल के एम्प्लॉय को अगर आप जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उस हायर लेवल के एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, थ्रू लेक्चर्स आप दे सकते हैं, थ्रू पीपीटी एंड प्रोग्राम्स आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड थ्रू सेमिनार्स आप उनको क्या कर सकते हैं, उनका ओरिएंटेशन, उनका इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं संस्था से, इंस्टीट्यूशन से, और उनको ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर आप सुपरवाइजरी लोअर लेवल पे जाएंगे या सुपरवाइजरी लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको अगर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी तो आपको वहाँ पे जो है उन लोगों को प्रैक्टिकली चीज़ें हैंडल करना सिखाना होगा और उनको प्रैक्टिकली चीज़ें करने को देनी होगी। सो वहाँ पे जो मेथड और जो पद्धति हमने हाई लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए, हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ करी है या टॉप लेवल मैनेजमेंट में यूज़ करी है, वो सेम मेथड हमने बॉटम लेवल में नहीं यूज़ करी है। सो द लेवल ऑफ मैनेजमेंट method used in each level are also different, and the level of management will decide the method which should be applied. Rules are the specific statement of what should be done and what should not be done. They are also the component of the planning. नियम जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, नियोजन का एक तत्व है जो नियोजन करते समय हम या टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। और नियम जो होते हैं वो बताते हैं कि आपको किसी भी सिचुएशन में क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना है। सो दे टेल अस व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन इन अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिचुएशन। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ रूल। स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द प्रीमाइसेस। ठीक है, भवन के अंदर या किसी भी संस्था के अंदर जो है स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है और प्रतिबंधित है। आपने ट्रेन्स में भी लिखा हुआ देखा होगा, ट्रेन्स के ऊपर जो खिड़की होती है, विंडो होती है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है या नो स्मोकिंग का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नो स्मोकिंग है ये क्या है, एक नियम है कि आपको जो है स्मोकिंग नहीं करनी है। ठीक है, आपको सिगरेट नहीं पीना है। तो ये जो नियम होते हैं ये कैसे होते हैं, सख्त होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, और उनका जो है पालन करना भी ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अगर कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन इसका पालन नहीं करता है, इसको फॉलो नहीं करता है, तो उससे कोई ना कोई नुकसान उसको ज़रूर होता है, या पेनल्टी लगाई जाती है या कोई पनिशमेंट इन एनी फॉर्म ही विल गेट। तो यहाँ रूल्स जो है वो एक लिमिट डिसाइड करते हैं, एक सीमा डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिहेवियर जो है किसी भी एक मेंबर का एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा बिहेवियर
एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? ये रूल्स कुशलता में वृद्धि करने के लिए बनाए जाते हैं और सभी कार्य को सभी पर्सन क्या हो टाइम पर करे, सही तरीके से करे, इसलिए ये नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों के पालन करने से कार्य बड़ी कुशलता से और इफ़िशिएंटली होता है। हमने नियम भी देख लिए, अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं एंड दैट इज़ बजट।